4 फैक्टर्स विच डिटरमिन योर करियर। वे 4 फैक्टर्स जो निर्धारित करते हैं आपका करियर, महामारी के बाद भी और महामारी के साथ भी। विपत्ति के इस दौर में जब चारों तरफ जीवन निर्वाह हेतु साधारण रोजगार के साधनों का भी अभाव हो गया है, तब हमें सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का यह कथन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी योग्यतम की उत्तरजीविता याद आता है। हालांकि उस समय उन्होंने यह उक्ति पर्यावरणीय परिवर्तन के आधार पर जीवन के विकास के संबंध में कही थी, लेकिन आज की परिस्थिति में भी यह बात एकदम सार्थक सिद्ध होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे समय कैसा भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सफल केवल वही लोग होते हैं जो समय अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाते हैं और इसके अनुरूप ही योग्यता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन उन 4 बातों पर निर्भर करता है जिनकी चर्चा हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। एक बार यदि हमें पहले से ही इसके बारे में पता चल जाए तो हम निश्चित ही न केवल अपने मन के अनुरूप काम, कारोबार या रोजगार के उपयुक्त साधनों का चुनाव कर पाएंगे, बल्कि पूर्ण संतुष्टि के साथ एक आनंद पूर्वक सुखी एवं सफल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एल के सक्सेना है। मैं एक नेचुरोपैथिक फिजिशियन, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट करियर एंड हेल्थ काउंसलर हूँ। कोविड-19 कोरोना वायरस से फैली इस महामारी के बाद बिगड़ी अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के गहन संकट से अपने देश पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। बहुत बड़ी संख्या में हर उम्र के महिला एवं पुरुष बेरोजगार हो गए हैं। छोटी मोटी नौकरी या काम धंधे की तलाश में सबके सब अपने अपने जीवकोपार्जन के साधनों व उपायों के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसे में हर क्षेत्र में बहुत अधिक कंपटीशन बढ़ जाएगा और कुछ बिरले ही ऐसे भाग्यशाली व प्रतिभाशाली लोग होंगे जिनके भाग्य योग में सफल काम, कारोबार या नौकरी आदि लिखी होगी और वह सब उसको करने के लिए योग्य भी होंगे तथा उसी के अनुरूप ही उन्होंने योग्यता भी प्राप्त की होगी। हमने अभी भी यहाँ पर बात की योग्य योग्यता की। यह योग्य योग्यता का सिद्धांत क्या होता है और कैसे काम करता है, इसके विवरण के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो ए श्योर शॉर्ट फार्मूला टू चूज योर करियर देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या फिर आप इसे ऊपर लाइन में लगे आई बटन को दबाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए जानते हैं वो 4 फैक्टर्स जो बना सकते हैं आपका करियर। पहला फैक्टर होता है इंटरेस्ट यानी अभिरुचि। दूसरा फैक्टर होता है मोटिवेशन, वैल्यू यानी कि प्रेरणा। तीसरा फैक्टर होता है पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व और चौथा फैक्टर होता है एबिलिटी या स्किल्स यानी कि योग्यता या कौशल। तो बात करते हैं पहले फैक्टर की, जिसका नाम है इंटरेस्ट। आपका करियर इंटरेस्ट क्या है? लोग बिना सोचे समझे या बिना जाने कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, किस क्षेत्र में उनकी रुचि है, वह क्या काम करना पसंद करते हैं, या वे कोई भी काम, कोई भी जॉब या कोई भी करियर चुन लेते हैं और लगातार काम करते रहने के बावजूद उसमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते। किसी जॉब या रोजगार को चुनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसमें आनंद व संतोष प्राप्त करना और लगातार सफलता प्राप्त करते हुए प्रोन्नत होना है। हर वह काम जिसे करने का आपको मन करे, जिसके बारे में आपको सुनना अच्छा लगता है और जिसे करने में आपको आनंद आता है, तो वह उस काम में आपके इंटरेस्ट को दिखाता है। विभिन्न रुचियों और इंटरेस्ट के अनुसार कामों के चुनाव के आधार पर हम लोगों को इन 6 ग्रुप्स में रख सकते हैं। पहला ग्रुप है रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी। इन्हें डूअर्स भी कहते हैं, जैसे खेत खलिहान में काम करने वाले लोग, जानवरों को पालने वाले लोग या अपने हाथों से उपकरण और औजारों का प्रयोग करके किसी भी प्रकार की मरम्मत या रिपेयर करने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। दूसरा ग्रुप है इन्वेस्टिगेटिव मतलब कि खोजी प्रवृत्ति के लोगों का। ये लोग थिंकर्स होते हैं तथा इन लोगों को डेटा विश्लेषण करके समस्याओं को हल करना पसंद होता है। ये लोग आमतौर पर स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करते हैं। तीसरा वर्ग है आर्टिस्टिक अर्थात कलात्मक लोगों का। ये आर्टिस्टिक लोग क्रिएटर्स होते हैं तथा इन लोगों को अक्सर चीज़ों को बनाने में या उन्हें अन्य लोगों के सामने प्रदर्शित करने में आनंद आता है। इन्हें अपने जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है। चौथा वर्ग है सोशल यानी सामाजिक लोगों का। ये हेल्पर्स होते हैं। ये लोग अन्य लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं और अक्सर टीम बनाकर लोगों की देखभाल करना या उनकी परेशानियों को समझकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। पांचवा वर्ग है एंटरप्राइजिंग लोगों का। ये लोग परस्यूडर्स होते हैं। इन लोगों को विभिन्न परियोजनाएं शुरू करना व निर्णय लेना पसंद है। ये लोग अक्सर चीज़ों को बेचने या उनके प्रबंधन में आनंद प्राप्त करते हैं।
छठा वर्ग है कन्वेंशनल यानी परंपरागत लोगों का। ये लोग ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। कन्वेंशनल लोगों को स्ट्रक्चर्ड यानी संरचित नौकरियां ही पसंद हैं। ये संख्याओं यानी नंबर्स और निर्देशों के साथ काम करना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर डाटा व्यवस्थित करने का काम करते हैं और रिपोर्ट आदि भी लिखते हैं। अब आते हैं दूसरे फैक्टर मोटिवेशन यानी प्रेरणा पर। हम कोई भी काम करते ही क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के कारण, जैसे हमें सुबह जल्दी 5 बजे उठना है या ऑफिस में देर तक रुक कर ओवर टाइम करना है। प्रत्येक काम के पीछे एक कारण होता है, एक शक्ति होती है जो हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कई बार होता है कि घर में आराम से बैठकर टेलीविजन आदि का आनंद लेने के बजाय हम जिम चले जाते हैं और वहां जाकर पसीना बहाते हैं। यही शक्ति मोटिवेशन कहलाती है। मोटिवेशन बहुत शक्तिशाली कारक है। यदि ये होता है तो बड़े से बड़ा काम आसान लगने लगता है, और यदि ये नहीं होता है तो छोटे से छोटे काम में भी हम परेशानी का अनुभव करते हैं। इंसेंटिव थ्योरी यानी प्रोत्साहन के सिद्धांत के अनुसार मोटिवेशन 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार है इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी अंतःप्रेरणा। दूसरा प्रकार है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाह्य प्रेरणा। दोनों प्रकार के मोटिवेशंस के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक दशा में दोनों ही निश्चित रूप से प्रभावी होते हैं। आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे स्वयं के भीतर से ही आता है, जैसे फन यानी आनंद, डिजायर टू अचीव चैलेंजेस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस यानी प्रतियोगिता की भावना, मास्टरी यानी हम किसी बात में महारत हासिल कर लेते हैं, सेंस ऑफ प्रोग्रेस, सोशल स्टेटस, क्यूरियोसिटी, लर्निंग, प्राइड यानी गौरव या गर्व की बात, फुलफिलमेंट मतलब उद्देश्य की पूर्ति, पावर यानी शक्ति, जो हम अंदर से शक्ति महसूस करते हैं वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के कारण करते हैं। फियर ऑफ फेलियर और एंजाइटी, इसका मतलब क्या हो सकता है कि असफलता का डर और चिंता भी हमें अंदर से प्रेरित करती है। किसी काम को लेकर हम चिंतित हो सकते हैं, किसी काम को लेकर हम डर जाते हैं कि यदि हमने ये काम नहीं किया तो हम सफल नहीं होंगे। तो ये भी एक प्रकार का इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। बाह्य प्रेरणा की बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये बाहरी सोर्सेज से आती है, जैसे कि मनी। हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा हमें प्रेरित करता है कि हम काम करें। प्रेज यानी प्रशंसा, प्रशंसा हमको बार बार आगे बढ़ाती है। जिस काम में हमें सफलता मिलती है, जिस काम में हमें प्रशंसा मिलती है, हम उस काम को बार बार करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड्स, विभिन्न प्रकार के पुरस्कार। अक्सर देखा गया है कि पुरस्कार से हम लोग प्रभावित होकर उस कार्य को करते हैं। प्रलोभन और यहाँ तक कि कई प्रकार के दर्द, कई बार हम दर्द की आशंका से उस काम को जल्दी कर लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दर्द हो जाएगा। सजा का डर, ये भी एक एक्सटेंसिव मोटिवेशन का उदाहरण हो सकता है। हमारा व्यक्तित्व एक साथ आंतरिक एवं बाह्य प्रेरणा से प्रभावित हो सकता है। उदाहरण की जहाँ एक ओर हम बॉडी फिटनेस के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर करियर आदि के लिए बाह्य रूप से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि कई बार हम केवल इसलिए काम करते हैं कि या ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं जिससे कि हमारी अपनी बेसिक नीड्स तथा धन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब आते हैं तीसरे फैक्टर्स, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व पर। पर्सनैलिटी सिर्फ शारीरिक गुणों से ही नहीं बल्कि विचारों और व्यवहारों से भी मिलकर बनती है, जो हमारे व्यवहार और समाज में हमारे समायोजन का भी निर्धारित करती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अच्छी पर्सनैलिटी लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि सफल होने के लिए अपने अंदर गुणों को विकसित करना पड़ता है। ऐसे गुणों को जो दूसरों को प्रभावित करें, साथ ही साथ अपने आप को भी डेवलप करें। शारीरिक रूप से सुंदर होना या इंटेलिजेंट होना व्यक्तित्व का विकास सिर्फ एक पहलू ही है, बल्कि अच्छी पर्सनैलिटी के लिए ज्ञान का सही उपयोग करना और अपने जेस्चर्स और पोस्चर्स को उसके अनुरूप बनाना आवश्यक होता है। पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व शब्द से हम सभी भली प्रकार से वाकिफ हैं। इस शब्द का प्रयोग हम अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के गुण, एट्रीब्यूट्स के रूप में करते हैं। अक्सर ही हम ये कहते पाए जाते हैं कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, या क्या पर्सनैलिटी है, वाह व्हाट अ पर्सनैलिटी। पर क्या सही मायनों में हम उस शब्द के व्यापक रूप को जानते हैं? पर्सनैलिटी क्या है? परिभाषा के अनुसार आपकी भावनाओं, व्यवहार, लक्षणों और जन्मजात गुणों का मोज़ेक आर्ट है पर्सनैलिटी। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्तित्व लक्षणों, गुणों, विचारों, पैटर्नों, भावनाओं और समग्र व्यवहार का संयोजन है पर्सनैलिटी, जिसका पालन एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में प्राकृतिक तौर पर करता है। विख्यात साइकोलॉजिस्ट हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले पर्सनैलिटी को 4 भागों में बांटा था: सैंग्विन, मेलानहोलिक, फ्लेगमेटिक, कॉलरिक। सैंग्विन
उनका मानना था संगीन लोगों में ब्लड की मात्रा अधिक होती है तथा ये खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं तथा ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। मेलानोहॉलिक बहुत ही सिस्टमेटिक और लॉजिकल होते हैं, हर चीज़ को सोच समझ के चलते हैं। फ्लेगमेटिक लोग शांत प्रवृत्ति के होते हैं, किसी भी बात पर वे अधिक उत्तेजित नहीं होते। और कॉलरिक लोग गुस्से वाले होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी अधिक होती है जिसके कारण वे दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर तरह के पर्सनैलिटी की अपनी अपनी विशेषता होती है। इस दुनिया में इन चारों प्रकारों की आवश्यकता है ताकि संतुलन बना रहे। हम सब में ये चारों ट्रेड्स या पर्सनैलिटीज़ होती हैं, पर किसी में कुछ गुण ज़्यादा होते हैं तो किसी में कुछ गुण कम होते हैं। शारीरिक गुणों के कारण नहीं, बल्कि हम अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ये सब चीज़ होती है। लोग व्यक्तित्व को समझने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और यह बताने के लिए कई सिद्धांत विकसित किए गए हैं कि व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है और यह व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। इस तरह के एक सिद्धांत को रेमंड कैटल नाम के मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। उन्होंने 16 अलग अलग व्यक्तित्व लक्षणों का एक वर्गीकरण बनाया जिसके उपयोग से लोगों के व्यक्तित्व के बीच और व्यक्तित्व अंतर का वर्णन करने और समझने के लिए अंतर किया जा सकता है। कैटल के व्यक्तित्व कारकों को 16 व्यक्तित्व प्रश्नावली 16PF में शामिल किया गया है, जो आज व्यापक रूप से उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन में, करियर परामर्श के लिए किया जाता है। व्यवसाय में इसका उपयोग कर्मियों के चयन में किया जाता है और विशेष रूप से प्रबंधकों को चुनने के लिए उसका उपयोग नैदानिक निदान में और चिंता समायोजन और व्यवहार संबंधी समस्याओं का आकलन करके चिकित्सा की योजना बनाने के लिए भी किया जाता है। कैटल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में ये 16 लक्षण होते हैं, लेकिन किन्हीं में ये लक्षण उच्च और किन्हीं में ये लक्षण दूसरों से कम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग बहुत कल्पनाशील हो सकते हैं जबकि अन्य बहुत व्यवहारिक हो सकते हैं। व्यक्तित्व विशेषता सूची में कैटल द्वारा वर्णित 16 व्यक्तित्व आयामों में से प्रत्येक के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ वर्णनात्मक शब्दों का वर्णन किया गया है, जिसे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वास्तव में स्कूल लाइफ से ही हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर इस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे हम अपने शैक्षणिक सफलता के साथ साथ व्यावसायिक सफलता के लिए भी अचूक उपकरण बन सकें। हालांकि ये बहुत साधारण सी बात है कि व्यक्तित्व और सफलता साथ साथ चलती है, फिर भी कई लोग वास्तव में इसके अर्थ से अनजान हैं। और अब बात करते हैं चौथे फैक्टर, एबिलिटी या स्किल्स यानी योग्यता और कौशल की। इंटरेस्ट, मोटिवेशन एवं व्यक्तित्व के अलावा करियर के विकास की प्रक्रिया में एबिलिटी या स्किल्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महामारी के बाद बिगड़ी अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के गहन संकट में कौन कौन से कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, एक एम्प्लॉयर किस तरह के व्यक्ति को रखना चाहेगा और पहले के मुकाबले आज आपके कौशल और योग्यताएं कितनी भिन्न होंगी। महामारी फैलने से पूर्व विकसित हुए कई उद्योग जैसे हेल्थ केयर, पब्लिशिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस और फार्मिंग आदि आज भी हमारे साथ हैं और ऐसे ही क्षेत्रों में प्रोफेशनल एबिलिटीज, एप्टीट्यूड और वैल्यूज रखने वाले योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता आज भी है और सदैव रहेगी। उदाहरण के लिए हेल्थ केयर के क्षेत्र में आज भी पहले की तरह ही साइंटिफिक इंसाइट यानी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि रखने वाले लोग, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स वाले लोग, सर्विस ओरिएंटेड ओरल कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज वाले लोग तथा टीम वर्क स्किल्स प्रोफेशनल्स की बहुत अधिक आवश्यकता है। वित्तीय क्षेत्र में भी पहले की तरह ही आज भी एम्प्लॉयर्स को इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग स्किल्स, मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल्स, डिटेक्टिव रीजनिंग, क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स वाले लोग यानी प्रशासनिक कौशल रखने वाले योग्य व्यक्तियों की तलाश होगी। स्किल्स दो प्रकार के हो सकते हैं, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स किसे कहते हैं? दुनिया में चाहे कितना भी परिवर्तन आ जाए, हमारे कुछ स्किल्स अपरिवर्तित रहते हैं। उनमें आंशिक परिवर्तन आता है, वो भी टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के बदलाव के कारण। हार्ड स्किल्स वे कॉन्क्रीट और ऑब्जेक्टिव एबिलिटीज हैं जो आप सीखते हैं और उसमें महारत हासिल करते हैं। ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें आप आसानी से निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का यूज़ करना, विदेशी भाषा बोलना, कोई वाहन आदि चलाना, किसी मशीन आदि को ऑपरेट करना आदि। हार्ड स्किल्स के लिए आप किसी संस्थान से प्रमाण पत्र, किसी कॉलेज की डिग्री या अन्य क्रेडेंशियल्स भी अर्जित कर सकते हैं जो आपकी हार्ड स्किल्स की दक्षता की ओर इशारा करते हैं। ये स्किल्स ऐसी होती हैं जो एक बार सीख ली जाती हैं, हमेशा आपके साथ रहती हैं। दूसरी ओर सॉफ्ट स्किल्स ये सब्जेक्टिव स्किल्स होती हैं जो समय के साथ बदलती चली जाती हैं। वे आपके सोचने के तरीके, आपके साथ आपका लोगों के साथ किस प्रकार से संबंध रखते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इससे संबंधित होती हैं।
समूह में किस तरीके से आप काम करते हैं, किस बात को कैसे बोलना है और किस बात को कितना बोलना है, ये आप इस स्किल से सीख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स को कभी कभी ट्रांसफरेबल स्किल्स भी कहा जाता है, क्योंकि आप उन्हें आसानी से जॉब टू जॉब और प्रोफेशन टू प्रोफेशन बिना किसी ट्रेनिंग के ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थे आपके वो 4 फैक्टर्स जो निर्धारित करते हैं आपका करियर। व्यक्ति विशेष के इन चारों फैक्टर्स इंटरेस्ट, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी और स्किल्स का तुलनात्मक विश्लेषण एवं गणना उपलब्ध समस्त रोजगारों के अवसरों व साधनों से करके पता लगाया जा सकता है कि वह रोजगार के किन किन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और कौन कौन से क्षेत्रों में अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। ये गणनाएं विभिन्न साइकोमेट्रिक टेस्ट द्वारा ज्ञात की जा सकती हैं। ये टेस्ट केवल पूर्णतः प्रशिक्षित एवं प्रमाणित काउंसलर की देखरेख में ही अंजाम देने चाहिए। और हमें बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, आदित्य साइको हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग सेंटर पर इन साइकोमेट्रिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, यूँ तो हमारा पूरा विवरण व करियर काउंसलिंग संबंधी समस्त साइकोमेट्रिक टेस्ट की जानकारी हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। किंतु किसी भी विषय या समस्या के समाधान के लिए हमारे दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पर उपलब्धता के आधार पर अग्रिम अपॉइंटमेंट लेकर आप व्यक्तिगत काउंसलिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इन सब फैक्टर्स का विश्लेषण जीवन के किसी भी पड़ाव या उम्र में किया जा सकता है, किंतु उसका विश्लेषण का सर्वश्रेष्ठ समय होता है छात्र जीवन, जब हम अपनी योग्यता को बढ़ाने के क्रम में होते हैं। और यदि इस समय हमें पता लग जाए कि हमारे करियर का क्या क्षेत्र होगा, रोजगार प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होगा, तो उसके अनुरूप ही हम अपनी अध्ययन एवं योग्यताओं को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर फटाफट बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको ये लगे कि हमारा ये वीडियो वास्तव में किसी भी प्रकार से किसी के काम आ सकता है, तो देश हित में, राष्ट्र प्रेम में, स्वहित से ऊपर उठकर परहित में अभी के अभी हमारी इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। Thank you very much. All the best. Be safe. Be healthy. Bye bye.